जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एसबीआई के अंदर क्लर्क की वैकेंसी निकलने वाली है जिनको कि जूनियर एसोसिएट भी बोला जाता है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सर्विसमैन के लिए वैकेंसी किस प्रकार से खास है। इस वैकेंसीज के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या एक्सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन रहता है, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होता है और किस प्रकार से इसकी सैलरी और इसका सेटलमेंट होता है। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई की वैकेंसी हर साल के एंड में निकलती है। ये वैकेंसी इस बार एक्सर्विसमैन के लिए क्यों खास है, वो सब डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ मुख्य चीज़ों को। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी होती है इसमें जो एक्सर्विसमैन के लिए कोटा होता है वो नॉर्मल एक्सर्विसमैन के लिए 10% कोटा रहता है और जो 4% कोटा रहता है वो डिसेबल्ड एक्सर्विसमैन के लिए रहता है, लेकिन वो अलग से रहता है। तो टोटल इस वैकेंसी में जितनी वैकेंसी होंगी टोटल उसमें 14% जो कोटा होगा वो एक्सर्विसमैन और डिसेबल एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व होगा। इसमें पे प्रोटेक्शन होता है। जो भी एक्सर्विसमैन ज्वाइन करते हैं बैंक को, एसबीआई को, तो उनको पे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं कि नॉर्मल जो कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 20 से लेकर के 28 वर्ष रखी जाती है और एक्सर्विसमैन और डिसेबल एक्सर्विसमैन को इसमें छूट है। तो एक्सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट जो एज है उसमें से अपनी सेना की जो सर्विस है उसको माइनस करना है और 3 साल और माइनस करना है। और डिसेबल एक्सर्विसमैन जो कि SC ST कैटेगरी के हैं उनको अपनी जो प्रेजेंट एज में से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करके 8 साल उसमें और माइनस करना है और उसके बाद जो उनकी एज है वो 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया भी रखा गया है कि मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जब भी इसके फॉर्म निकलते हैं उसकी जो लास्ट डेट होगी उससे 1 साल के अंदर अंदर उनको सेना से रिटायर होना होगा। तो वो सभी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो बैंकिंग के जॉब में जो क्लरिकल का जॉब है उसमें आमतौर पे ग्रेजुएशन मांगी जाती है, लेकिन अगर किसी के पास ग्रेजुएशन नहीं है और कोई मैट्रिकुलेट एक्सर्विसमैन है और उसके पास इंडियन आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि 15 साल सेना में नौकरी करने के बाद मिलता है, तो उसके बेस के ऊपर भी वो एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो इसमें एक्सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। एक्सर्विसमैन इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो इसका जो पूरा सिलेक्शन होता है वो 2 ही स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इसका सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है और प्री में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनको फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, जो प्री एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसका कोई भी जो मार्क्स हैं वो आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जो मेंस होता है इसी के बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनती है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 प्री और मेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्री एग्ज़ाम में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको समय मिलेगा 20 मिनट का। दोस्तों, इसमें 1 बाय 1 जैसे आपका समय जो पूरा होता है ऑटोमेटिकली जो दूसरा पेपर है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और इसके लिए भी आपको समय मिलेगा 20 मिनट। तो इस प्रकार से टोटल आपके प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और इसको पूरा करने के लिए आपको समय मिलता है 1 घंटा। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। 4 या 5 विकल्प में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ता है। 1 बाय 4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अभी देख लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके बाद जनरल इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और चौथा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो दोस्तों, इसमें आपके जो जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। और इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको समय मिलता है 2 घंटे 40 मिनट। टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, जॉब लोकेशन का इसमें इस प्रकार रहता है कि जिस सर्किल से आप ट्राई करते हैं उसी सर्किल में आपकी जो पोस्टिंग होती है। एसबीआई टोटल इंडिया में टोटल 17 सर्किल्स में डिवाइडेड है। तो कहीं कहीं पर तो एक स्टेट का एक ही सर्किल बनता है, बाकी कहीं पर एक सर्किल के अंदर 2-3 स्टेट भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है उसमें लिखा रहता है कि कौन सा जॉब सर्किल से अप्लाई करेंगे तो आपकी कौन कौन से स्टेट में अंदर पोस्टिंग आ सकती है। नॉर्मली एक बार इसमें नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि एक बार आपने जिस सर्किल से अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको जो दूसरी जगह पोस्ट नहीं किया
जाता है कि बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है और आप उसमें जो दूसरी जगह के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में अभी भी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर ईयर ट्रांसफ़र चल रहे हैं। तो एक बार अगर आपने कई जगह किसी जगह आपकी पोस्टिंग हो गई है तो आप दूसरी जगह भी स्विच कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि इस बार का जो ये एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो क्यों खास है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली बैंकों का पे सेटलमेंट हुआ है, जो 12वां वेतन समझौता है वो हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे फ़ौज में आप देखते हो कि पे कमीशन होता है, 2006 में आया था, फिर 2016 में आया था। लेकिन बैंकों में सिस्टम यह है कि हर 5 साल के बाद वेतन समझौता होता है। तो यहाँ पर 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में है और अभी 2027 में ड्यू है। तो इस बार का जो 12वां वेतन समझौता हुआ है बैंकों का, ये अभी जनवरी फरवरी में लागू हो गया था। और इसमें जो चीज़ें रिवाइज़ हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेसिक पे रिवाइज़ हुई है इसमें। तो पहले जो एक्स सर्विसमैन जिनका कि बेसिक पे ज़्यादा होता था, लेकिन क्योंकि बैंक की एक लिमिट थी, वो उससे ज़्यादा उनको एडजस्ट नहीं कर पाते थे, अभी उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। मान लीजिए कि कोई एक्स सर्विसमैन कोई जेसीओ रैंक से आए हैं या फिर एक्स ग्रुप से आए हैं, या और उसके बाद अगर वो फिर बैंक में आते हैं तो उनको फिर अपने बेसिक से कम पे फिट होना पड़ता था, क्योंकि बैंक का जो क्लरिकल का जो बेसिक जो हाईएस्ट था वो था 47,920 रुपये। लेकिन अभी इस सेटलमेंट में वो बढ़कर 64,320 हो गया है। तो जो लोगों का भी बेसिक 64,000 के आसपास है, उनको ज़रूर हाईएस्ट के ऊपर 64,320 के ऊपर फिट किया जाएगा। तो एक तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उनको अपने जो सैलरी है उससे नीचे फिट नहीं होना पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा जो बाकी जितने भी अलाउंसेज हैं उन सब में सुधार किया गया है। बेसिक पे के अलावा डीए तो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैंकों का जो डीए है वो अलग चलता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए से, तो उसमें तो बढ़ोतरी कंटिन्यू होती है। इसके अलावा जो एचआरए है, हाउस रेंटल अलाउंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे, तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी मात्रा की बढ़ोतरी आ गई है। अगर आप कंपेयर करें, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कंपेयर किया था कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो पुराना सेटलमेंट था, पुराने सेटलमेंट के हिसाब से जो पैसा मिल रहा था, और अभी जो रिसेंटली 12वां जो सेटलमेंट हुआ इसके हिसाब से जो पैसा मिल रहा है, तो अच्छा खासा फ़र्क था। लगभग मेरे ख्याल से 15 से लेकर के 20,000 रुपये का फ़र्क था पुरानी पे में और इस पे में। तो जो भी एक्स सर्विसमैन इस बार एसबीआई क्लर्क को ज्वाइन करेंगे उनको फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो किसी भी टाइम रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो लास्ट डेट थी एसबीआई क्लर्क को अप्लाई करने की वो 10 दिसंबर थी और अभी ऑलरेडी 5 दिसंबर हो चुका है। तो किसी भी टाइम इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आता है, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा सारी चीज़ें। अगर कुछ चेंजेस हो गया तो वो भी इसमें बताऊँगा। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।